अपना। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, सवाल ले लेते हैं इनका। सिंडिकेट बैंक पर इनकी क्वेरी है। 1200 शेयर है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 70 रुपीज का है। अविनाश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट क्या अप्रोच रहेगी आपकी ऑन सिंडिकेट बैंक? 67 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है और जिनका परचेजिंग प्राइस है वो 70 का है, यानी इनके परचेजिंग प्राइस के नजदीक ही है। अभी क्या रणनीति रखें आज के लिए? मैं समझता हूं दीपाली, सिंडिकेट बैंक से कोई ज्यादा बड़े उम्मीदें रखना शायद एक पॉजिटिव बात नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में आएंगे वो हमको लगता है कि शायद नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग और एसेट क्वालिटी खराब रहेगी। मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस और मार्केट प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, इनको इस शेयर से निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कोई पीएसयू बैंक में ये निवेश करना चाहती है तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प रहेगा, लेकिन पीएसयू बैंकों से मुझे लग रहा है शायद और थोड़े नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं और सिंडिकेट बैंक भी शायद जो नतीजे आएंगे वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज प्रेजेंट करेंगे, तो यहां से निकलना ही बेहतर रहेगा। सिंडिकेट बैंक में से निकलना इज बेटर, ऐसा अविनाश की राय है। मिस्टर दर्शन ने हमें कॉल किया हुआ है जलंधर से। नमस्कार दर्शन, आपका सवाल पूछिए। सर मेरे पास टीटागढ़ वैगन है जी, 1000 शेयर है। आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? सर 91 पे लिए, मैं इसको फरवरी तक रखना चाहता हूँ सर। श्योर, आपको राय जरूर दिला देते हैं। स्वाति, 1000 और शेयर्स टीटागढ़ वैगन 91 की लेवल की इनकी परचेज प्राइस है और ट्रेंड जो हम हर साल देखते हैं लगभग रेल बजट के आसपास से शेयर्स मूव करते हैं और 140 ऑड लेवल से ये स्टॉक टच किया था लगभग फरवरी 19 ऑड डेट के करीब, और वहां से स्लिप होकर 90 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक में इनको क्या करना चाहिए? शुड यू मूव ऑन फ्रॉम टीटागढ़ वैगन्स एंड मूव ऑन टू द अदर स्टॉक? यस, अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो लास्ट 6 मंथ से ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चल रहा है। करेक्शन देख चुकी है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में फ्रॉम 160 लेवल्स टू 90 ऑड लेवल्स। एज ऑफ नो ये ओवरसोल्ड प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी थम जाएगी अभी ये लेवल पे। 85 काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो आई विल सजेस्ट कि 85 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वी डोंट गेट अ ब्रेकआउट ऑफ 94 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तब तक अपसाइड रैली काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। एक बार 94 ब्रेक करेगा तो इट विल रीच टू 100 ऑड लेवल्स। तो आई विल सजेस्ट जितना ही ऊपर जाता है उतने में आप सेल कर दीजिएगा एंड एज ऑफ करंट ना होल्ड कीजिएगा, बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 85 रुपीज ऑन अ डाउन साइड। जी, चलिए अब कुछ अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। और मन्नापुरम फाइनेंस के एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स आए कल मार्केट क्लोजिंग के बाद, और आज एक स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन भी दिखाया। आपने 52 वीक हाईज भी टच की और अभी भी 7.5 रुपए की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। आय 21% बढ़ी है और मुनाफे में ऑलमोस्ट 80% का एक शार्प सर्ज आता हुआ दिखा है। अब इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर कपिल कृष्ण मौजूद भी हैं, सीएफओ हैं मन्नापुरम फाइनेंस के। कपिल जी नमस्कार एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स। सर पहला कमेंट यही रहेगा कि जिस तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में दिखी है, इसके ग्रोथ ड्राइवर्स रहे कैसे हैं? कौन कौन से सेगमेंट्स इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और प्रिसाइसली जो गोल्ड लोन बिजनेस है वहां पर ग्रोथ मोमेंटम कैसा रहा इस तिमाही में? ये जो हमारा प्रॉफिट इज अप फॉर द Q4 इज अप 87% कंपेयर टू Q4 लास्ट ईयर एंड 30% हायर देन Q3। ओके, तो इसका मेन रीजन है कि हम लोग का जो बुक है कंसोलिडेटेड AUM हैज ग्रोन बाय 20% एंड आवर नेट यील्ड हैज गॉन अप, क्योंकि हम लोग में थोड़ा वी चेंज आवर प्रोडक्ट मिक्स एंड उसके वजह से यील्ड ऊपर गया। प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स भी डाउन है, लास्ट ईयर 12% था, इस ईयर 10.5% है, तो उसकी वजह से भी काफी इंटरेस्ट सेविंग आए हैं इस साल में। और हम लोग का बुक ग्रोथ माइक्रो फाइनेंस में भी हो रहा है और गोल्ड लोन बुक भी अच्छा ग्रो हुआ है। तो ये सब कारण है कि हमारा प्रॉफिट अच्छा ग्रो हुआ है। मिस्टर कृष्ण, जैसे बता रहे थे कि लार्जली आपने एक ब्रीफ वे में बताया कि प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है आपका, बट गोइंग फॉरवर्ड आपकी कौन कौन सी ज्योग्राफीज में से आप कंसंट्रेट करने वाले हैं? एंड ज्योग्राफिकली इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट कि आपको इंक्रीमेंटली ग्रोथ कैसे देखने मिलेगी सेगमेंट वाइज? इंक्रीमेंटली भी जो हमारे सब सेगमेंट्स हैं वो सब ग्रो हो रहे हैं। हमारे गोल्ड लोन बिजनेस अभी 15 to 20% ग्रो होना चाहिए नेक्स्ट ईयर इन FY17। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में हम लोग में 1000 करोड़ का AUM था और 300 करोड़ ऐड हुआ है Q4 में, तो अगर वही आप ऐड करेंगे तो सेम ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट ईयर में भी एक्सपेक्टेड है हमको।
और न्यू बिजनेसेस भी शुरू किए, अफोर्डेबल हाउसिंग वो भी बढ़ना चाहिए, तो सभी सेगमेंट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जी कपिल जी, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में कैसी है, जिसको आपने लास्ट ईयर एक्वायर भी किया था, वहाँ ट्रैक्शन कैसी दिखी इस क्वार्टर में? वहाँ भी 300 करोड़ से बुक ग्रो हुआ। फुल ईयर का प्रॉफिट इज 24 करोड़ ओके एंड ROA इज ऑलमोस्ट 4%, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आशीर्वाद का। एंड दे आर नाउ इन 13 स्टेट्स। जब हमने एक्वायर किया था 1 साल पहले तो उनका बुक सिर्फ 330 करोड़ हुआ था, तो ट्रिपल हो गया बुक 1 साल में, और उस समय वो बस 3 स्टेट्स में थे, अब 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। जी जी जी, तो बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया कपिल जी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से, और कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। मनापुरम का अगर स्टॉक देखें तो 49 रुपीज पर ट्रेड करा, आज इस में फ्रेश 52 वीक हाइस भी टच किए हैं आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। लेकिन वापस अब कॉलर्स की ओर रुख करेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरुण शर्मा है मथुरा से। वरुण, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, बताइए। और मुझे दोनों क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो स्वाति मैडम से ही चाहिए। ठीक है, पूछिए अपना क्वेश्चन। मेरा सवाल है, स्पाइस जेट मैंने 61 रुपए 70 पैसे पे 25 शेयर ले रखे हैं। ठीक है। और क्लैरिस लाइफ साइंसेज 164 रुपए पे 10 शेयर हैं। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं? हाँ जी। ठीक है। स्वाति टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं स्पाइस जेट में, जहां पर इनका परचेजिंग प्राइस है 61.7 का, प्रॉफिट्स में है ये अभी, क्या करें? और दूसरा है क्लेरिस लाइफ साइंसेज, यहां पर इनका परचेजिंग प्राइस 164 रुपीज का है। दोनों स्टॉक्स पर क्या स्ट्रैटेजी इनको रेकमेंड करेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? स्पाइस जेट अभी काफी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम लास्ट फ्यू वीक्स का डेटा देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम में चल रहा है, तो काफी अच्छा है। इवन क्लाइंट पे भी फिलहाल प्रॉफिट में, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन कीजिएगा, बट डाउन साइड एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा एट अराउंड 74 ऑल लेवल्स का। अगर 74 ऑल जब तक सस्टेन है तब तक अपसाइड जाने की संभावना है 84-85 रुपीज लेवल तक। तो वहां पे एक बार आ जाते तो एटलीस्ट यू शुड बुक दी हाफ अ प्रॉफिट ओवर देयर, एंड अगेन आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 80। तो मेरी राय होगी कि यहाँ पे ये लेवल पे फिलहाल होल्ड कीजिएगा, मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 74 ऑन अ डाउन साइड। श्योर। अगले कॉलर का मैसेज है मिस्टर आनंद कुमार अविनाश। उनका सवाल है अशोक लेलैंड पर 500 ऑड शेयर्स, 107 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली हम अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन अ सो परफॉर्मर बीट इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस और इन सेल्स नंबर। फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि अशोक लेलैंड में कितना स्ट्रेंथ है गोइंग फॉरवर्ड और कौन कौन से लेवल्स दिखा सकता है? मनोज, मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड की अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें लास्ट 2 क्वार्टर से तो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि FY17 में भी जो ग्रोथ CV मार्केट में रहेगी वो कम से कम 15% रहेगी। कंपनी इससे भी ज़्यादा बेहतर ग्रो करने की टारगेट कर रही है, और जिस प्रकार का सिनारियो अभी बढ़ रहा है मेरे को लगता है कि इस साल FY17 भी अच्छा एक साल रहेगा। तो अगर लेवल्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कम से कम 130-135 का लेवल कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल है। ये लेवल पे शायद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की प्रॉफिट और जिस प्रकार का टॉप लाइन ग्रोथ अशोक लेलैंड FY17 में रहेगा, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट 125-130 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है इन द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स। तो 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव से अशोक लेलैंड होल्ड करने की सलाह है। लेकिन चलिए अब यहां से सीधे रुख करेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। और एक्सक्लूसिव खबर लेकर दीपक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद भी हैं, और खबर है कि आयरन ओर के माइंस के ई ऑक्शन को अप्रूवल मिल सकता है। एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है उनके पास, ये उन्हीं से जान लेते हैं। बताइए दीपक। जी देखिए, एक बड़ी खबर है। कई कंपनियां थी जिनको माइंस ई ऑक्शन में उन्होंने सबसे L1 थे वो उन्होंने बोली लगाई थी। उसमें वेदांता लिमिटेड है, श्री सीमेंट है, साथ ही साथ सेंचुरी सीमेंट है और SR स्टील है। इन लोगों को छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में माइंस मिले थे। इसी हफ्ते एक बैठक हुई है जिसमें यह तय किया गया है कि इन जिन कंपनियों को माइंस जिन्होंने बोली जीती है उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू हो जाए, इसके लिए कार्रवाई करनी होनी चाहिए, चाहे ताकि जो जेस्टेशन पीरियड है उसको मिनिमम किया जा सके। और ये जेस्टेशन पीरियड है
उसको करीब 6 महीने के भीतर करने की कोशिश है, ताकि माइनिंग ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू हो। और इसके लिए खुद निगरानी जो है पीएमओ कर रहा है, यानी कि इन कंपनियों को जिन्होंने ई ऑक्शन में माइन जीते हैं उनको जल्द से जल्द इनमें ऑपरेशन शुरू हो जाए, इसके लिए खुद पीएमओ निगरानी कर रहा है। वेदांता को गोल्ड माइन मिला है छत्तीसगढ़ में, इसी तरह श्री सीमेंट और जो सेंचुरी सीमेंट है उनको भी छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन माइन मिला है, जबकि उड़ीसा में जो एसआर स्टील है उनको एक आयरन ओर माइन मिला है। और इन पे इन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट भी भारी भरकम किया है। अगर ये माइंस जल्दी ऑपरेशनल हो जाती है तो इससे जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको एक तरह से बल मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक का ये खबर बताने के लिए। बट इनफैक्ट अविनाश वेरी क्विकली, जैसे दीपक बता भी रहे थे कि लार्जली माइंस को लेकर एक डेवलपमेंट हुई है। इनफैक्ट वेदांता, श्री सीमेंट एंड एसआर स्टील आर इन्वॉल्वड इन दैट, बीट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड माइन एलोकेटेड टू वेदांता यहाँ पर, या छत्तीसगढ़ में श्री सीमेंट को एलोकेशन हुआ था, एंड आयरन ओर माइन टू एसआर स्टील। ये सारी न्यूज को आप कैसे सम अप करते हैं वेरी क्विकली? नहीं, मैं समझता हूं कि ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है अगर हम लॉन्ग टर्म नजरिया ले, क्योंकि माइन एलोकेशन के बाद अगर पीएमओ का ऑफिस इसकी एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई पॉलिसी अनाउंस करती है तो डेफिनेटली ओवरऑल सारी कंपनी जैसे वेदांता, एसआर स्टील, श्री सीमेंट, इनके लिए फायदेमंद बात रहेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी ने डाले हैं अगर इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट और ऑपरेशनल बनता है तो ऑब्वियसली आगे आने वाले सालों में इनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ा इंपैक्ट ना आए, लेकिन लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली वेदांता, श्री सीमेंट और एसआर स्टील को डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव रब ऑफ मिलना चाहिए। जी चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को शो में शामिल करेंगे। हमारे पास सवाल है पीटीसी फाइनेंशियल, गति, टाटा मोटर्स, डीवीआर जैसे शेयरों पर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मिड कैप बाजार। भाई साहब, आपके 2 बेडरूम का क्या रेट है? इससे पहले कोई बिल्डिंग बनाया? आप ब्रेकअप बताइए, डिस्काउंट मिल रहा है? पार्क और भी कुछ है? पोजीशन का एक मिनट। तो भाई साहब, इंडिया में अब लोग घर खरीदेंगे, लेकिन जांच परख के, ठोक बजा के, क्योंकि जी बिजनेस बताएगा उनको रियलिटी ऑफ रियल्टी। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी प्लस। प्रस्तुत करता सेरा रिफ्लेक्ट्स माय स्टाइल। विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। Where's the chocolate? Right there. In all matters home, I ask Anjali. In all matters banking, I ask my Digibank virtual assistant. Digibank. सबने पकड़ी साथ में फॉक, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में क्या है? पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। हवा जो दिल को छू ले। पॉलीकैप फैंस, कनेक्शन जिंदगी का। आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया से मैंगो सिप। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। क्या आप जानते हैं
आप 30% तक ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो भी बिना कुछ ज्यादा किए। आपको करना है तो सिर्फ इतना कि अपने मिनी ट्रक को बदल दें इससे। नया महिंद्रा जीतो, जो सिर्फ 1 मिनी ट्रक नहीं बल्कि 8 है, और है भारत में पहली बार 2 पावर, 2 पेलोड और 3 डेक लेंथ के 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन, ताकि जगह का सही उपयोग हो और प्रॉफिट 30% तक ज्यादा हो। नया महिंद्रा जीतो, सही चुनो, कमाओ ज्यादा। इस समर हॉलिडेज गेट बेस्ट डील्स ऑन होटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कुछ चीजें ऑब्वियस है टू एवरी डेस्टिनेशन, वैसे ही है बेस्ट होटल डील्स टू hotels.com। कॉल करें 1860-500-9191 और विजिट hotels.com। सबने पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, इस नूडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। Tough practice, guys. Hey, boys, take a trip. Tripping in the car, yeah. Taking on the road, I'm tripping in the car, yeah. I'm like just tripping in the car, yeah. Living by the good life, tripping in the car, yeah. I'm like tripping. Where to, guys? Take right. A drive is all you need to Zest up your life. मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं, सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। इन गर्मियों में वजन बढ़ाकर शरीर को भी ठंडा रखें। अब सराइवा युक्त न्यूट्रीगेन। नमस्कार, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मिटके बाजार। स्वाति होटकर और अविनाश गोरख सागर बने हुए हमारे साथ। अगले कॉलर मिस्टर रमेश फ्रॉम मुंबई। नमस्कार रमेश, आपका सवाल पूछिए। Good afternoon. I am holding 10 shares of Eicher Motors at 17,100. I am a long-term investor. All right. What shall I do? Okay. Sure, आपको राय जरूर दिला देते हैं। स्वाति, आयशर मोटर्स पर उनका सवाल है। 10 और शेयर 17,600 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली न्यूज फ्लो के चलते हुए द स्टॉक इज ट्रेडिंग रफली अराउंड 650 और रुपीस लोअर। ब्लॉक डील के बाद में एक काफी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी स्टॉक में, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा फॉल फर्दर बाकी है आयशर मोटर्स में? एज ऑफ ना आयशर मोटर का हम लोग चार्ट देखें तो हाई टॉप्स हाई बॉटम में चल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक पुल बैक रैली वापस आ सकती है। आज के अगर हम देखें तो एक ब्लॉक डील हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, विच कम्स एट अराउंड 18,200 और लेवल्स के वहाँ पे। एक 19,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो क्रॉस कर जाएगा तो वापस 22,000 का टारगेट अपसाइड ओपन हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट हिम कि टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,200 ऑन डाउन साइड एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ 21 to 22,000 का टारगेट। अगले गौरव हमारे साथ संजय जैन है फोन लाइन पर हैदराबाद से। संजय जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। Actually, I am holding Tata Motor DBR, madam, at the rate is 310,000 shares. Okay. So should I hold or should I sell it off? What's your time horizon? कितने समय रह सकते हैं आप बने? Between 10-15 days shall I wait or how to do, madam? Just suggestion. ठीक है। अविनाश, क्या कमेंट्स होंगे टाटा मोटर्स डीवीआर पर? जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 310 रुपए का है, 275 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा नुकसान इनको जरूर हो रहा है, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी क्या रेकमेंड करेंगे आप? नहीं दीपाली, मैं समझता हूं कि टाटा मोटर्स में एक ऑलरेडी इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन जो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स टाटा मोटर्स के लिए हमको लगता है काफ़ी अच्छे हैं, इस कारण कि जेएलआर के नंबर्स भी अप्रैल में काफ़ी अच्छे आए हैं। डोमेस्टिक सीवी मार्केट में भी इनकी ग्रोथ अभी पिकअप हो रही है, और प्लस डोमेस्टिक कार मार्केट में भी लास्ट 2-3 महीनों से जो ग्रोथ आ रही है, इनके काफ़ी नए मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी ग्रोथ पॉजिटिव आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 12 महीने का नजरिया रखते हैं तो ये गिरावट एक्चुअली में थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट प्राइस कम कर सकते हैं, और एक साल का नजरिया रखें। यहाँ पे डेफिनेटली हमको लगता है कि डीवीआर जो है वो ऑलरेडी इंडेक्स में इंक्लूड कर चुका है, और यहाँ पे अच्छी बढ़त पॉसिबल है। थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। सो होल्ड ऑन टू टाटा मोटर्स डीवीआर, ऐसा अविनाश की राय है। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर आयुष फ्रॉम शरणपुर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। 125 शेयर्स ले रखे हैं 240 पे मंगलम के। हेलो। ऑल राइट, तो आपने मंगलम ड्रग्स कभी खरीदा आपने आयुष? जी सर, पहले मैंने खरीदा था 140 पे, मार्च से पहले, फरवरी में।
ऑलराइट, तो आपको पता था जब ये स्टॉक वाज फ्री फॉल हुआ था, जब उसके बाद भी आपने खरीदे शेयर्स? हाँ जी, मैंने 420 पे सेल कर दिए थे, उसके बाद मैंने दोबारा खरीदे हैं अप्रैल के अंदर। ओके, ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो स्वाति, जैसे आयुष ने बताया, उनका लार्जर कंसर्न वो स्टॉक था मंगलम ड्रग्स, 125 240 ऑड लेवल्स की परचेज प्राइस 212। द स्टॉक इज ओनली फॉलोइंग, जनवरी से लेकर अभी तक 440 ऑड लेवल से स्लिप होकर स्टॉक 212 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कितना डाउनसाइड बाकी है और आपकी क्या सजेशन है इनके लिए? आपने सही कहा है कि फ्रॉम लास्ट 3 मंथ ये स्टॉक में काफी डाउनफॉल कंटिन्यूस चल रहा है। फ्रॉम 290 ऑल लेवल्स वी हैव सीन अ करेक्शन टुवर्ड्स 180 ऑल लेवल, बट ये स्टॉक में इतना स्ट्रेंथ है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक कर रहा है, जो कि अराउंड 190 ऑल लेवल्स के आसपास है। जब भी ये 190 के 200 डे मूविंग एवरेज टच करता है, देन अगेन इट्स बाउंस बैक देता है अगर बैक टुवर्ड्स 250 260 ऑल लेवल्स पे। अभी भी ये स्टॉक फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल इट स्टेज अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। एक बार वापस 230 का ब्रेकआउट मिलता है तो वी विल गेट अ रैली टुवर्ड्स 250 260, वहां पे एक बार आ गए तो प्लीज ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स। एंड अभी करंट लेवल पे होल्ड कीजिएगा, बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 290 ऑन अ डाउन साइड। जी, अगले कॉलर हमारे साथ है तुषार महाराष्ट्र से। तुषार, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है? जी मेरे पास MRF है 200 शेयर। परचेजिंग प्राइस क्या है? परचेजिंग मैडम हेलो 12,000 की। कब की खरीद है आपकी ये? मैडम काफी पुरानी खरीदारी है, इसीलिए आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पर भी है। कंग्रेचुलेशंस आपको इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स के लिए। अविनाश, MRF एक्सपेंसिव कैटेगरी का स्टॉक, लेकिन अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली। 12,000 पर इन्होंने शेयर खरीदा और 33,000 के लेवल पर स्टॉक खड़ा है और इनके पास क्वांटिटी भी 200 शेयर्स की है। अब इतने स्ट्रॉन्ग मुनाफे को लेकर बाहर आ जाएं या फिर अभी भी बने रहे हैं MRF में? मैं समझता हूं कि दीपाली यहाँ पे इनको ये चाहे तो 50% ये प्रॉफिट बुक कर सकते, क्योंकि इनकी जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट बाकी 100 शेयर्स ये कंप्लीटली कॉस्ट फ्री कर सकते हैं। और रही बात फ्यूचर MRF की, तो मैं समझता हूं कि कंपनी की इक्विटी करीबन सिर्फ 4 करोड़ है, 400 करोड़ के ऊपर रिजर्व्स है और ऊपर से ये डिविडेंड्स भी बहुत हफ्ती शेयर होल्डर्स को देती है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी शेयर्स इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि थोड़े से प्रेशर अभी मार्जिन पे रहेंगे, रबर के प्राइसेस थोड़े से बड़े हैं, बट अगर हम नेक्स्ट 1-2 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है MRF एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर टायर मार्केट में रहेगा। और जिस प्रकार का बिजनेस और कैपिटल स्ट्रक्चर MRF का है, यहां से मैं समझता हूं कि अगर 2 साल का नजरिया ले तो कम से कम 37-38,000 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए। श्योर। गौरव का कॉल है हमारे पास फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर मेरे पास ट्री हाउस की शेयर है 600 और जे को पिंसा के शेयर है 500 288। क्या करूं मैं? श्योर, आपको राय जरूर दिला देते हैं। इनफैक्ट स्वाति, ट्री हाउस 600 और शेयर्स एट 81 की परचेज प्राइस है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आप ट्री हाउस पर आपका क्या ओपिनियन है? ट्री हाउस चार्ट्स इतने कोई अट्रैक्टिव है नहीं है, कंटिन्यूसली डाउनफॉल में। सब ये स्टॉक फिलहाल सब ट्रेडिंग मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। वॉल्यूम्स के बहुत लिटिल बिट कंसर्न्स है। आई विल सजेस्ट हिम कि ऑन एवरी राइज ट्राई टू एग्जिट इट आउट एंड एंटर इनटू द अनदर क्वालिटी स्टॉक्स। चलिए, छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, कहीं मत जाइए, क्योंकि जब हम वापस लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे हमारे खास शो की डेंजर जोन की, जहां हम आपको बताएंगे प्रिसाइसली कुछ ऐसे शेयर्स जिनसे आपको दूर रहना है, जहां आपका निवेश खतरे में हो सकता है। देखिए हमारा खास शो डेंजर जोन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई साहब, आपके 2 बेडरूम का क्या रेट है? इससे पहले कोई बिल्डिंग बनाया? आप ब्रेकअप बताइए, डिस्काउंट मिल रहा है? पार्क और भी कुछ है? पोजीशन का एक मिनट। तो भाई साहब, इंडिया में अब लोग घर खरीदेंगे, लेकिन जांच परख के, ठोक बजा के, क्योंकि जी बिजनेस बताएगा उनको रियलिटी ऑफ रियल्टी। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी प्लस। प्रस्तुत करता सेरा रिफ्लेक्ट्स माय स्टाइल।
प्रायोजक पतंजलि बिस्किट, शरीर के प्राकृतिक पोषण, ऊर्जा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। और मैंगो सिप इंडिया सिप। विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। रिलैक्स यार, सैलेड हटा, मोड को पैंट्री से चिलर कर दे। Now set a different temperature for each section. What you doing? Nothing baby, just showing off your cooking skills. Really? New NXW from Godrej Eon. हो जाओ ऑनलाइन, तरक्की का सिपाही हो, नन्ना मुन्ना राय। बड़े चलो, गो डैडी का सिपाही हो, नन्ना मुन्ना। Es fantástico. Tiago, it's fantastico. ये वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग पता है कहाँ से आया? कहाँ से? 9242592425। तो पहले किने बताया? तो डबल किराया कहाँ से आता है? वारंटी वाला वाटरप्रूफिंग के लिए 924259 92425 पे मिस्ड कॉल दें। स्मार्ट के सॉल्यूशंस फ्रॉम एशियन पेंट्स, जुबान दे दो। स्टॉक ट्रेडिंग में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के इनाम कहाँ? IndianTradingLeague.com पर। समझ गए ना? आज ही रजिस्टर करो IndianTradingLeague.com पर। ये लीग है दिमाग की। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। पी नोट्स पर KYC नॉर्म जरूर की खबरों के साथ साथ IIP CPI आंकड़ों से बाजार को झटका। सेंसेक्स में 325 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 7800 के नीचे। IT, मेटल और रियल्टी शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली। दलाल स्ट्रीट में काले धन को रोकने के लिए विदेशी निवेशकों पर सख्ती बढ़ा सकता है सेबी। पी नोट्स के लिए जरूरी हो सकता है KYC। सेबी बोर्ड की बैठक में फैसला मुमकिन। बैंक बोर्ड ब्यूरो की बैठक जारी। बैठक में SBI चेयरपर्सन भी शामिल। क्रेडिट ग्रोथ अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा होगी। बैंकों की कंसोलिडेशन का मुद्दा भी शामिल। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 6 सरकारी बैंकों के नतीजे आज होंगे जारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुनाफे में 91% की गिरावट और स्लिपेजेस बढ़ने की आशंका। मुनाफे से घाटा में आ सकता है इलाहाबाद बैंक। विजय माल्या के खिलाफ जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस। सीबीआई ने इंटरपोल को जारी करने को कहा। मामले में ईडी ने सीबीआई को लिखी थी चिट्ठी। प्रस्तुतकर्ता जैसे ताजे फलों को रहे हो चूस, ऐसे हैं पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। आप
आप देख रहे हैं डेंजर जोन, हमारा खास शो आपके लिए, जहां हम सिर्फ बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनसे आपको दूर रहना है, जहां निवेश करके आप पछता सकते हैं, जहां आपको नुकसान पहुंच सकता है। कौन से वो प्रिसाइज स्टॉक्स हैं, उन पर बातचीत करने के लिए या फिर उनकी पूरी डिटेल्स लेकर मेरे कुछ सहयोगी मौजूद होते हैं। साक्षी बताती हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक स्टीप रिएक्शन डाउनसाइड की तरफ देखा जा रहा है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से, ताकि आप समझ सकें कि आज जो खराब खबर आई है उसके मायने क्या है और यहां से स्टॉक कितना और नीचे जा सकता है। और साथ ही कुछ ऐसे शेयर बताते हैं जहां पर ब्रोकर हाउसेस बिकवाली की राय दे रहे हैं। लेकिन अभी अभी यूको बैंक के अर्निंग्स आए हैं, उनको देख लेते हैं। 210 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 7110 करोड़ का घाटा हुआ है। स्टॉक 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज 6 सरकारी बैंकों के नतीजे आने हैं और आप यूको बैंक की प्रिसाइसली बात करें तो अनुमान था कि नंबर्स खराब रह सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खराबी आंकड़ा है। नेट एनपीए 6.51% से बढ़कर 9% पर रहा है। साथ ही मुनाफे से घाटे में ये बैंक आया है। 210 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले जो घाटा है वो 1710 करोड़ है। प्रोविजनिंग देखिए कितनी की है बैंक ने, 970 करोड़ से जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो बढ़कर 2340 करोड़ रहा है। और हायर प्रोविजनिंग की वजह से ही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर दिखा है। और देखिए एसेट क्वालिटी कितनी डेट्रॉइट हुई है, 6.51% से बढ़कर बैंक का जो नेट एनपीए है वो 9% के आसपास है। और एक स्टीप रिएक्शन, स्टॉक हालांकि सुबह से प्रेशर में था, लेकिन इन खराब अर्निंग्स के आने के बाद थोड़ा और नीचे आया और अब करीब करीब 2.25 रुपए नीचे, यानी 6.5% की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। साथ ही जो ग्रॉस एनपीए है वहां भी इजाफा हुआ है और जो ग्रॉस एनपीए है वो 10% से बढ़कर 11% के आसपास आए हैं। तो एक खराब नतीजे पोस्ट किए हैं बैंक ने, 6% की कमजोरी ऑलरेडी स्टॉक में देखी जा रही है। बहुत संक्षेप में अविनाश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे यूको बैंक की इन अर्निंग्स पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का अपने रिजल्ट्स अपॉइंट करेगी तो काफी खराब नंबर्स आएंगे, लेकिन ये एसेट क्वालिटी जो खराब हुई है, हमको लगता है कि इसमें काफी राइट ऑफ्स बैंक को और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कॉर्पोरेट्स को पैसा लेंड किया है जहां से अभी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट लग रही है। तो आई थिंक an expert group set up by the Department of Industrial Policy and Promotion. The Secretary Shri Ramesh Abhishek is here. If there are any detailed queries, even he will be able to respond to them. And this group, after a lot of sittings and public consultation, had prepared a draft document and submitted its recommendations to the government, which in turn was examined by the group of secretaries of the Government of India, because IPR was actually cutting across various ministries. And finally, the final draft was placed before the cabinet yesterday, and the cabinet granted an approval to the IPR policy. IPR policy के पीछे उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और नए नए इन्वेंशंस आते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस बढ़ता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम्स, उसके कानून, उसकी इन्फोर्समेंट की मशीनरी, ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। और अगर हम देखें कि इसका जो वाइड स्प्रेड है वो कितना है, हमारे यहां विभिन्न क्षेत्रों के साथ ये डील करते हैं इसके कानून। The trademark law is in place. It deals with commercial identity. It deals with commercial names. It deals with the trade dressing and the commercial identity of the product. And one of the underlying factors is that each man must sell his product on his own name and own identity. He cannot steal anybody else's identity. And therefore, if you steal somebody else's identity and piggyback on it, it's a commercial theft.
it creates aberrations in trade. Now, in India, we have a very effective and a robust trademark law in place, but the policy deals with the mechanism of trademark registration. बहुत लंबा समय लगता है उसकी रजिस्ट्रेशन में, और अब जो योजना है कि आने वाले महीनों में जो सालों साल लगते हैं ट्रेडमार्क्स रजिस्टर कराने में, ये सब अब ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। ट्रेडमार्क ऑफिसेज मॉडर्नाइज हो गए हैं और इसको कुछ महीनों तक लाना है, और 2017 तक केवल 1 महीना लगेगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में। सो कैपेसिटी बिल्डिंग विद इन द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी। कॉपीराइट का कानून है और उसके संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पहले जो कॉपीराइट का कानून होता था वो केवल किताबें और पुस्तकों के साथ संबंध रखता था, और इसलिए कॉपीराइट एक ऐसा आईपीआर लॉ था जिसका प्रशासन एचआरडी मंत्रालय करता था। तो कल यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी अब डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी होगा, जो कॉपीराइट के संबंध में नोडल मिनिस्ट्री होगा, लेकिन अन्य विभागों से उनको कंसल्टेशन की आवश्यकता रहेगी। तो सेक्रेटरी आईपीपी विल बी द नोडल ऑफिसर, ही विल कंसल्ट अदर्स। और इसके पीछे कारण यह है कि जो केवल पुस्तकों के साथ संबंध रखता था, अब सारी म्यूजिक इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, म्यूजिक का कंपल्सरी लाइसेंसिंग और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखती हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स भी अब कॉपीराइट में कवर्ड हैं, और उन विषयों का एचआरडी से कुछ कम संबंध था, पुस्तकों का है। म्यूजिक और सिनेमा इसका आईएनबी से संबंध है। तो इसलिए नोडल ऑफिसर आईआईपी रहेंगे, लेकिन इन संबंधित विभागों के साथ वो करेंगे। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर्स एक्ट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको देखता था, इसी आधार पर उसको भी कल से उसके नोडल मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी के साथ शिफ्ट कर दिया गया है, और जो प्रिंसिपल इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी आईआईपी विल डिसाइड, ये उनके साथ संबंधित रहेगा। इसके अलावा डिजाइन एक्ट है, और बहुत बड़ा महत्व इसमें पेटेंट के कानून का भी है। और इसके साथ साथ अब एक नया एरिया जो काफी इमर्ज कर रहा है आईपीआर में, वो ज्योग्राफिकल इंडिसेस का, कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका किसी भूगोलिक क्षेत्र के साथ संबंध होता है। पहले ये केवल वेस्टर्न देशों में कुछ प्रोडक्ट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन था कि स्कॉच विस्की स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड से संबंधित है, शैंपेन फ्रांस के साथ संबंधित है, लेकिन अब बासमती राइस से लेकर कांजीवरम साड़ी और दार्जिलिंग टी, ये सब ऐसे हैं जिनका कि भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संबंध रहता है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को आप सुन रहे थे प्रेस ब्रीफिंग करते हुए। कैबिनेट ने आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी को मंजूरी दी है, और मकसद यही है कि अलग अलग सेक्टर को प्रोत्साहन मिले इस पॉलिसी के आने के बाद, क्योंकि पर्पस यही था इसको फॉर्मुलेट करने का, ताकि जो इनोवेशन है उसको फोस्टर कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेशन मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक प्रमोशन मिले। तो उस पर्सपेक्टिव से काफी अहम ये डेवलपमेंट है। लेकिन शुरुआत करेंगे डेंजर जोन की, और सबसे पहले चलते हैं साक्षी के पास और जान लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज एक बिकवाली देखी जा रही है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से। बताइए साक्षी, कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत आज करेंगे पोलारिस कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ, क्योंकि यहां पर एक डिसअपॉइंटिंग नतीजे कंपनी पोस्ट करते हुए नजर आई है। नतीजों के बाद ही का आज रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि 7.5 रुपए की कमजोरी शेयर पे देखी जा रही है। मुनाफे में फ्रंट में सबसे ज्यादा हिट होते हुए कंपनी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3.2 करोड़ से घटकर जो इस टाइम प्रॉफिट्स आए हैं वो केवल 20 लाख रुपए के हैं, और जो कि काफी डैम्पनिंग इफेक्ट रहा है। आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, दोनों में ही काफी रिड्यूस यहाँ पर होता हुआ हमने देखा है। क्योंकि आप देखिए
12.07% से घटकर 8.66% तक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी हिट होते हुए नजर आया है। रिजल्ट्स का इंपैक्ट यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज पर भी देखने को मिला है और यही वजह है कि हमने आज इसको डेंजर जोन में लिया है। मुनाफे पे दबाव की वजह से आज इसके शेयर पर दबाव देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं 20 रुपए तक की कमजोरी इस शेयर पर देखने को मिल रही है। Q4 का अगर मुनाफा आप देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास से घटकर 89 लाख का यहाँ पर मुनाफा क्लॉक इन किया है कंपनी का। खास तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर हिट होते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से इतना उन्होंने नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी है। अगला शेयर होगा, इनफैक्ट 2 शेयर्स की बात करते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशंस और यूनाइटेड ब्रूअरीज की। दोनों पर जो आज दबाव देखने को मिला है वो MSCI इंडिया इंडेक्स से बाहर होने की वजह से देखने को मिल रहा है और दोनों को ही निकाला गया है बाहर और उसी का रीजन है कि यहाँ पर एक डिप देखने को मिल रहा है। आखिरी शेयर जो होगा मेरी तरफ से होगा आइशर मोटर्स का। वैसे काफी साउंड कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने और काफी मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखेंगे सेल्स में काफी अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन जो आज नेगेटिव खबर आई है उसका इंपैक्ट इस शेयर पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है और बड़ी ब्लॉक डील्स के जरिए यहाँ पर हिस्सेदारी बेची गई है। कुल देखा जाए 2100 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेची और उसके बाद अब जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50.67% हो गई है। जो रिलीफ की बात है वो ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए कि आगे और हिस्सेदारी बेचने की यहाँ पर कोई योजना नहीं है, वो एक रिलीफ हो सकता है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो काफी 4 से 5% तक की वीकनेस इस शेयर पर देखने को मिल रही है। श्योर साक्षी, बट स्वाति, जैसे साक्षी ने आज 5 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, पोलारिस कंसल्टेंसी, यूनिप्लाई, अर्निंग्स के चलते हुए रादर कंसर्न्स था, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज MSCI से बाहर होने के चलते हुए एक दबाव देखने मिल रहा है शेयर्स में। एंड आइशर मोटर्स पर तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कमेंट बनता है। और आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक्स में से कौन कौन से टेक्निकली वीक लगते हैं? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट। टेक्निकली अगर हम लोग चारों स्टॉक में रीड करती हूँ ना टेक्निकल चार्ट्स, तो आई बिलीव कि पोलारिस एंड आरकॉम थोड़े वीक लग रहे हैं ये लेवल्स पे, क्योंकि पोलारिस ने सब एवरेजेस का कट डाउन किया है, से 200 डे मूविंग एवरेज के ट्रेड के नीचे चल रहा है फिलहाल। एज ऑफ नो करंटली ट्रेडिंग एट 191 ऑल लेवल्स एंड अपसाइड 198 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। आज अगर उसके नीचे वापस क्लोजिंग रखता है तो सेलिंग प्रेशर लाइकली टू कंटिन्यू। ये स्टॉक गिर सकता है अराउंड 175-170 लेवल्स तक गिर सकता है ये। तो ओवरऑल वीक पोलारिस पे थोड़ा सा बैरिश है एज सच, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ सकता है अगर ये वापस 190 के लेवल के नीचे क्लोजिंग रखे। सेकंड वन इज आरकॉम। आरकॉम कंटिन्यूसली फ्रॉम 60 ऑल लेवल्स फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में है। भले आज MSCI इंडेक्स से निकाल दिया गया हो, बट सेलिंग प्रेशर अभी भी जारी है। एंड ये प्रोबेबली ये न्यूज़ का काफ़ी 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं ये पर्टिकुलर सेल ऑफ एज सच। अगर ये स्टॉक वापस 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली एटलीस्ट फॉर 2 ट्रेडिंग सेशंस, तो आई बिलीव कि ये स्टॉक नीचे वापस 45 के लेवल तक आ सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स पे कोई बाय पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। अगर किसी के पास डेफिनेटली होल्ड हो तो ट्राई टू एक्सिट इट आउट ऑन एवरी राइज। अविनाश, ये 4 स्टॉक्स जिनका जिक्र किया साक्षी में, इसमें यूको बैंक भी ऐड कर देते हैं तो ये 5 स्टॉक्स हो जाते हैं, आरकॉम, यूनिप्लाई, पोलारिस, आइशर मोटर्स और यूको बैंक। इनमें से कोई स्टॉक जो आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियरली यूको बैंक और जो पोलारिस कंसल्टेंट्स है, ये दोनों ही शेयर्स मुझे लग रहे हैं कि फंडामेंटली काफ़ी वीक है। और अगर यूको बैंक की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि इनके जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है वो कंपनीज अभी मोर और लेस बैंकरप्ट हो चुकी है और यहाँ पे पैसा वापस आएगा नहीं। तो करंटली जो भाव चल रहा है जहाँ पे शायद और एक भारी गिरावट आ सकती है। मेरे ख्याल से पोलारिस कंसल्टेंट और यूको बैंक से मेरे ख्याल से ये क्लियरली डेंजर स्टॉक सिग्निफाई करते हैं और इनमें से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। जी चलिए अब सीधे चलते हैं संदीप के पास, जान लेते हैं एक स्टॉक जहां पर ब्रोकर हाउसेस बिकवाली की हिदायत दे रहे हैं। बताइए संदीप, कौन सा वो प्रिसाइज स्टॉक है जहां पर नियर टर्म में प्रेशर आ सकते हैं एज पर ब्रोकर इंस्टीट्यूशंस? शुक्रिया दीपाली, एशियन पेंट का शेयर चुना गया जहां पे रेलीगेयर की एक सेल रेटिंग है। इनफैक्ट अपनी जो सेल रेटिंग है उसे वो मेंटेन कर रहे हैं, लक्ष्य वो सुझा रहे हैं 800 रुपए के आसपास का। मौजूदा भाव से देखें तो करीब 14-14.5% के आसपास की डाउनसाइड नजर आती है। हाल ही में इस कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए थे। रेलीगेयर का मानना है कि जो नंबर्स थे वो उनके अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन शेयर के जो वैल्यूएशंस हैं वो उनको महंगे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो सेल कॉल है उसे मेंटेन किया है। Q4 में अगर आप देखिए जो बिक्री है उसमें 12% और जो एडजस्टेड मुनाफा है उसमें 19% की बढ़त देखने को मिली। EBITDA मार्जिन में भी करीब 2% के आसपास की बढ़त आई, लेकिन जो एडजस्टेड मुनाफा था उसमें रेलीगेयर के अनुमान से कम बढ़त देखने को मिली। एडजस्टेड मुनाफा रेलीगेयर मान के चला था कि करीब 430 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। इस कंपनी
कंपनी ने 410 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स पोस्ट किए हैं। एक तो इनकी जो अदर इनकम है उसमें कमी देखने को मिली और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन और साथ ही साथ जो टैक्स रेट में बढ़त आई है उसकी वजह से इनका जो मुनाफा है उसमें कम बढ़त देखने को मिली। शेयर में उनका मानना है कि जितनी भी अच्छी खबरें या तो फिर जो अच्छे नतीजे हैं उनका इंपैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, यानी कि शेयर इन चीजों को डिस्काउंट कर चुका है और आगे इनकी जो ग्रोथ रेट है उसमें धीमापन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो मार्जिन है उसमें शायद नियर टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। यही नहीं, इन्होंने जो नए इनिशिएटिव्स में निवेश किया है उसकी वजह से भी आने वाले समय में जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। FY18 के अनुमानित EPS की अगर आप बात करें तो करीब 25 रुपए के आसपास का है, जिसके बेसिस पे शेयर करीब 37.5 के पी मल्टीपल पर फिलहाल अवेलेबल है, जो कि काफी महंगा उनको नजर आता है। और जैसा कि नियर टर्म के चैलेंजेस नजर आ रहे हैं रेलिगर को, उनका मानना है कि इस शेयर से निकल जाना ही बेहतर रणनीति होगी। 800 तक की डाउन साइड उनको नजर आती है, मौजूदा भाव से करीब 14-14.5% एक शेयर गिर सकता है। श्योर, बट अविनाश, जैसे संदीप बता रहे थे, लार्जली यहाँ पे एशियन पेंट्स पर रेलिगेयर का एक लार्जर कंसर्न बना हुआ है। 800 के और लेवल्स टेस्ट कर सकता है, ऐसा रेलिगेयर का मानना है इनफैक्ट। बट उन्होंने जो कंसर्न्स हाईलाइट किए थे वाज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। आपको क्या लगता है कि एशियन पेंट की स्टोरी कैसी है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपका सजेशन देते हैं? नहीं मनोज, मैं समझता हूं कि अगर हम शॉर्ट टर्म नजरिया ले तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स का अभी जो मार्केट कैप है वो करीबन 85,000 करोड़ है, जो काफी रिच और काफी एक्सपेंसिव है। और जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए वो इन लाइन थे। वॉल्यूम ग्रोथ पे पॉजिटिव सरप्राइज था, 12% का आया। आने वाले साल में भी होपफुली ये वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि ये एक क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक है, जहां पे प्रमोटर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डिविडेंड पे आउट है, यहां पे डेफिनेटली अगर आगे 2 साल का नजरिया ले तो कोई भी गिरावट अगर आती है क्लियरली अगर 850 या 800 के करीब, तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको होल्ड करना चाहिए और फ्रेश इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे करना नहीं चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मार्जिनल सेल ऑफ आए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव डेफिनेटली वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में लग रहे हैं। जी, तो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा लग रहा है एशियन पेंट्स का शेयर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ब्राइट है, लेकिन अच्छे अर्निंग्स और जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स इस कंपनी से जुड़े वो मौजूदा प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है मुनाफा वसूली हावी हो और उसकी वजह से 800 के आसपास का ये लेवल्स ये छूता हुआ नजर आए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पेनी स्टॉक की। बताएंगे कि ऐसा शेयर आपको जहां पर हाल ही में एक जोरदार तेजी आई है, लेकिन ना तो फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं उस तेजी को, ना ही कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज फ्लो रहा है जिसकी वजह से वो एक्शन रहा है। कौन सा है ये शेयर, क्यों दूर रहना है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। ये वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग पता है कहाँ से आया? कहाँ से? 9242592425। तो पहले किने बताया? तो ये डबल किराया कहाँ से आता है? वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग के लिए 9242592425 पे मिस्ड कॉल दें। स्मार्ट के सॉल्यूशंस फ्रॉम एशियन पेंट्स, जुबान दे दो। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपोलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। पतंजलि से सस्ता व अच्छा और कहां होगा? समझदारी दिखाइए, पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए। अपनी सेविंग और देश की सेवा का गौरव पाइए। Fantástico. Tiago, it's fantastico. स्टॉक ट्रेडिंग में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के इनाम कहां? IndianTradingLeague.com पर। समझ गए ना? आज ही रजिस्टर करो IndianTradingLeague.com पर। ये लीग है दिमाग की।
हवा जो दिल को छू ले। पॉलीकैब फैंस, कनेक्शन जिंदगी का। मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं, सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। इन गर्मियों में वजन बढ़ाकर शरीर को भी ठंडा रखे। अब सराइवा युक्त न्यूट्रीगेन। आप देख रहे हैं डेंजर जोन, जहां हम आगाह करते हैं आपको कुछ ऐसे शेयरों से जहां आपको निवेश से बचना है और निवेशित हैं तो अलर्ट हो जाना है। साक्षी ने बताए थे 4 स्टॉक्स जहां पर आज एक गिरावट देखी जा रही है खराब खबरों की वजह से। उसमें उन्होंने जिक्र किया आइशर मोटर्स का, पोलैरिस का, यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज का और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन का। और 5वां स्टॉक था यूको बैंक, जिसके तभी अर्निंग्स आए थे और खराब सेट ऑफ अर्निंग्स बैंक ने पोस्ट किए हैं। साथ ही एशियन पेंट्स का जिक्र किया संदीप ने, जहां पर हाल ही में हमने एक जोरदार तेजी देखी है, लाइफ टाइम हाइज भी के नजदीक ये स्टॉक पहुंचा और अब माना जा रहा है क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हैं, जो सभी पॉजिटिव हैं वो इस प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और शायद यहां से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखे। तो इसलिए अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है और छोटी अवधि का नजरिया है तो शायद अपने प्रॉफिट्स बाहर आ जाने का ये सही समय है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ब्राइट है, अविनाश जी मानते हैं। लेकिन अब एक पेनी स्टॉक पर बात कर लेते हैं, बताते हैं आपको एक ऐसा शेयर जहां पर हाल ही में जोरदार तेजी आई है, ना तो फंडामेंटल्स उस तेजी को सपोर्ट करते हैं और ना ही कोई ऐसा न्यूज फ्लो रहा है। सुमित से जान लेते हैं, सुमित कौन सी कंपनी है जहां पर जोरदार मजबूती दिखी है हाल ही में और फाइनेंशियल्स कैसे हैं उस कंपनी के? शुक्र दीपाली, आज जो कंपनी चुन के लाए हैं उस कंपनी का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी का नाम है आरसीसी सीमेंट और कंपनी आईटी कारोबार के अंदर है। वेबसाइट ढूंढने पे पता नहीं चल पाया कंपनी किस तरह का आईटी कारोबार करती है, लेकिन हाँ जो बीएससी में नोटिफाई है उसके हिसाब से कंपनी आईटी कंसल्टेंसी कारोबार के अंदर है। पिछले 1 साल के से शेयर में करीब 75% का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है, जबकि अगर आप इसके फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी को एक भी बार मुनाफा यानी शून्य का आंकड़ा ही वहां पर दिखाई पड़ रहा है। ना कोई मुनाफा है ना कोई घाटे का आंकड़ा है। बिक्री के लिहाज से भी देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी कुल 35 लाख रुपए की बिक्री की है, यानी कि मोर और लेस 35 लाख की बिक्री पिछले 5 साल में स्प्रेड है। कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 6 लाख, ऐसे करके आंकड़ा पिछले 5 साल में देखने को मिला है। हालांकि कंपनी पे कर्ज नहीं है, प्रमोटर की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है, 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और कोई हिस्सेदारी गिरवी भी नहीं है। लेकिन हाँ जो सिचुएशन है ट्रबल्ड, वो स्लाइटली डेट को लेकर है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ स्लाइटली डेट भी कंपनी के ऊपर है, तो वो एक और बड़ा कंसर्न है। 8 करोड़ रुपए की महज यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसी के ही आसपास कंपनी की नेटवर्थ भी है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें देखने के लिए नहीं है। नंबर्स भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन शेयर में एक मूव जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। रादर पिछले 1 साल में 9 रुपए शेयर चल के 16 रुपए आया, बल्कि अगर आप 1.5 साल के उठा के देखें तो 8 रुपए चलता हुआ शेयर दोगुने से ज्यादा बढ़ चुका है। तो एक जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन आप इस तेजी में ना फंसे और अगर आप निवेश करते भी हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। जी सुमित बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आरसीसी सीमेंट्स के बारे में आपने हाईलाइट किया, बट स्वाति योर क्विक कमेंट, जैसे सुमित बता रहे थे कि आरसीसी सीमेंट कंपनी का नाम है और यहाँ पे आईटी कंसल्टेंसी के बिजनेस में है, काफी एक ऑपोजिट प्रोपोजिशन दिख रहा है इसमें। एंड 8 करोड़ का मार्केट कैप एज वेल एज नेटवर्थ भी इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि आपकी क्या सलाह है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कितना बचने की जरूरत है ऐसे शेयर से? इनफैक्ट स्वाति से कमेंट लेंगे, लेकिन अविनाश आपको जी अविनाश से कमेंट ले लेते हैं। अविनाश आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जी मैं समझता हूं कि दीपाली इस शेयर में मेरे ख्याल से जो पेनी स्टॉक आप लोगों ने जो ढूंढा है, आई थिंक क्लियरली एक स्पेकुलेटिव और वीक बिजनेस मॉडल सिग्निफाई करता है। अगर कंपनी का नाम आरसीसी सीमेंट है और वो आईटी कंसल्टेंसी करती है तो पहली बात तो कंपनी के बिजनेस मॉडल पे एक डाउट आता है और क्या आईटी बिजनेस में ये काम करते हैं ये भी एक ऑब्जर्वेंट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से 8 से 16 रुपए इसलिए है क्योंकि शेयर काफी सस्ता है। सस्ते शेयर में शायद रिटेल इन्वेस्टर इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि उनको निवेश कम करना पड़ता है, लेकिन क्लियरली मेरे ख्याल से जो भी मुनाफा टेबल पे इनको मिल रहा है वहां से बिकवाली करके अपने प्रॉफिट्स टेबल पे ले जाए। मेरे ख्याल से यहां से निकलना ही ठीक रहेगा। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वालिटी कंपनी या क्वालिटी शेयर लगता नहीं है, निकलना ही यहाँ से बेहतर रहेगा। और देखिए पर्पस यही है आपको बताने का, आरसीसी सीमेंट या फिर हर रोज जो हम एक कंपनी बताते हैं
कि ऐसे स्टॉक्स में लिक्विडिटी पहली चीज कम होती है, फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग होते नहीं है जो इस तेजी को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में ऐसे शेयरों में फंसने की भी संभावना काफी ज्यादा होती है। वॉल्यूम्स कम रहते हैं, आप खरीद तो लेंगे लेकिन जब आप इनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ट्रैप हो सकते हैं। और अगर प्रिसाइसली आरसीसी सीमेंट की बात करें तो 2015 की शुरुआत में जो स्टॉक का भाव होता था वो 47 रुपए का होता था, फिर महज 2 महीने के अंदर अंदर ये 47 रुपए से सीधे 8 रुपए पर पहुंचा, 8 रुपए की रेंज में ही रहा कई महीने तक और वापस बीते 6 महीने में 8 से 16 का हो गया। तो आप देखिए कितना वाइल्ड मूव रहा है, 47 से सीधे 8 रुपीज का प्राइस और 8 से फिर 16, तो ट्रैप होने की संभावना यहाँ पर काफी रहती है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने 47 रुपए पर ये स्टॉक खरीदा हुआ होगा, तो आप उनकी सिचुएशन देखिए रेदर देन उनकी जिन्होंने 8 से 16 का भाव देखा है। तो अलर्ट रहिए, निवेश अगर आपने किया हुआ है तो बाहर आना शुरू कर दीजिए, और अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं इस तरह के पेनी स्टॉक से तो दूर रहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो क्वालिटी स्टॉक्स को आप चुनिए। एक छोटे से इनफैक्ट शुक्रिया अविनाश आपका भी और स्वाति आपका भी डेंजर जोन में शामिल होने के लिए और मिड कैप बाजार में सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक है यहाँ पर।